हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमन एक रोज अपने दोस्त अजय से कहता है, भाई तुझे पता है मैं अभी तक उसके गम से नहीं निकल पाया हूँ। उस प्रीति के प्यार के बारे में सोचता है क्या? यार वो तो तुझे भाव भी नहीं देती थी। पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ अब भी। अबे ओ देवदास, अब तो गम से निकल और ये शराब की बोतल छोड़ और घर चल। नहीं भाई, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। भाई क्या शायर बना हुआ है। चल घर, बारिश होने वाली है। होने दे बारिश को भी, ये वही मौसम है जो दो प्यार करने वालों के दिल में प्यार जगाता है और कमबख्त जब प्यार हो जाता है तो दूरियां बना देता है। अमन बहुत ही शरीफ और सीधा लड़का था जो किसी लड़की को अपना दिल दे देता है, लेकिन वो लड़की अमन को छोड़कर इसीलिए चली जाती है क्योंकि उसके पास उसे घुमाने, अच्छा खिलाने और अच्छी जगहों पर ले जाने के पैसे नहीं थे, जिस वजह से आज अमन की ये हालत थी कि वो 4 बजे के बाद होश में रहता ही नहीं था। एक रोज अजय अमन के घर आता है तो अमन की माँ विमला रोते हुए अजय से कहती है, बेटा मैं क्या करूं, इसका 1 साल होने को है उस लड़की को गए हुए। ये तो उसके गम से बाहर ही नहीं आ पा रहा है, और तो और उसने आज अपने हाथ की नस भी काटने की कोशिश की है। आंटी आप रोइए मत, अभी कहाँ है वो? बेटा अपने कमरे में ही इसकी पट्टी कर दे, मैं तो पागल हो जाऊंगी इसके बारे में सोच सोच कर। ये सुनकर अजय को भी बहुत दुख होता है और वो अमन के कमरे में जाता है जहाँ पर अमन नशे में सोया हुआ था और सोते हुए बोल रहा था, प्रीति तुम मुझे क्यों छोड़ गई प्रीति? तभी अजय अमन के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, भाई मैं तेरा दुख कम तो नहीं कर सकता, लेकिन जल्द ही तुझे इस रास्ते से बाहर जरूर निकालूंगा। अगले रोज अजय अमन को रेडी करवा कर कहता है, चल भाई आज तो तू बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहाँ ले जा रहा है? घूमने जा रहे हैं आज हम। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तू भी जा यहाँ से। बहुत जिद के साथ अजय अमन को एक पार्क में लेकर जाता है जहाँ वो अमन को एक पार्क में बैठाकर कहता है, रुक तेरे लिए पानी लाता हूँ, तू यहीं रहियो, कहीं जाना नहीं। अब अजय के जाने के बाद एक सुंदर सी लड़की अमन के पास आकर बैठती है और वो किसी को फोन मिला रही थी। तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है, जिस पर वो अमन से कहती है, हेलो, क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है? वो एक्चुअली मेरा फोन बंद हो गया है। अमन चुप बैठा होता है कि तभी लड़की फिर से अमन से कहती है, जी प्लीज, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं। मैं लड़कियों से बात नहीं करता। जी मैंने तो सिर्फ आपका फोन मांगा है। अमन इतना बोलने पर उस लड़की को फोन दे देता है, जिससे वो लड़की अपने घर फोन मिलाकर बात करती है और अमन को फोन देते हुए कहती है, थैंक यू। वैसे आप अपना नाम तो मुझे बताएंगे नहीं? वेलकम, काम हो गया ना, निकलो अब, समझी? इतना गुस्सा, बाप रे। चलो बाय। लड़की के जाने के बाद अजय आता है और अमन से कहता है, भाई मैं 2 मिनट के लिए क्या गया, तूने तो लड़की भी पटा ली। अरे यार, ना जाने कौन थी, पागल कर गई इतनी देर में ही। तभी अमन देखता है कि जहाँ वो लड़की बैठी थी वहाँ पर उसका मिनी हैंडबैग पर्स गिर गया है, जिसमें 2000 रुपए और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, जिसे अमन अपने दोस्त अजय की नजरों से छुपा कर रख लेता है। और रात में अमन सोचता है, क्या करूँ, मैं फोन करूँ या नहीं इसे, कहीं वो बुरा मान गई तो। लेकिन उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी तो है। ये बातें चल ही रही थी कि तभी अमन उसके पर्स से मिली आईडी कार्ड से उस लड़की का नंबर निकालता है और उस पर कॉल करता है। हेलो, मैं अमन, आज पार्क में मिले थे, आपका नाम स्वाति है? जी मैं स्वाति ही हूँ। आप मेरा पीछा कर रहे हो? मेरा नंबर आपके पास कहाँ से आया? दरअसल आपका पर्स मुझे मिला जिसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन थी। धन्यवाद आपका। मैं आपसे 2-3 दिन बाद मिलकर अपना पर्स वापस ले लूंगी। कॉल करने के लिए थैंक यू। जी, आप जब भी कहें मैं देने आ जाऊंगा आपका पर्स। 2 दिन बाद अमन उस लड़की का पर्स देने जाता है। जहां दोनों पहली बार मिले वहीं दोबारा मिलते हैं, लेकिन स्वाति अमन को देखकर कहती है, आप तो बहुत चालू निकले, मेरा पर्स ही ले लिया। नंबर मांग लेते मुझसे, मैं यूं ही दे देती। वैसे चलो सामने वाले कैफे में बैठकर कॉफी पी लेते हैं। जी नहीं, मुझे आपका कोई नंबर नहीं चाहिए था। जैसे ही दोनों कॉफी पीने बैठते हैं वैसे ही बारिश होने लगती है, जिसे देखकर अमन कहता है, ये बरसात का मौसम, तन्हाइयों भरा आलम, यही एक मौसम है जो मुझे सुकून देता है। अच्छा, ऐसा क्या है इस मौसम में? क्या मैं जान सकती हूँ? बहुत लंबी कहानी है, कभी और। मतलब आगे भी हमारी बात होती रहेगी? आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। इस तरह स्वाति और अमन की दोस्ती हो जाती है, जिसमें अमन बहुत खुश रहने लगता है।
ये देखकर अजय और विमला भी बहुत खुश थे। लेकिन एक रोज ये खुशी तब गम में बदल जाती है जब अमन अजय की ये बातें सुन लेता है। दरअसल अजय स्वाति से बात कर रहा था। स्वाति, माना कि तुमने पैसों के लिए अमन से झूठा प्यार का नाटक किया, लेकिन अभी तो तुम्हारी दोस्ती को 6 महीने ही हुए हैं। कुछ समय संभाल लो। मुझसे नहीं होगा अब ये सब कुछ, मुझे माफ करो। ये बातें सुनते ही अमन पूरे घर में तोड़ फोड़ मचा देता है और शराब की बोतल लिए अपने दोस्त अजय को गाना गाते हुए सुनाता है। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, मेरे दुश्मन है जमाने के गम, बाद पीने के होंगे ये कम, हो जुल्म दुनिया के ना सह पाऊंगा, बिन पिए आज न रह पाऊंगा। तूने फिर से शराब को हाथ लगाया। वाह भाई वाह, तू तो बहुत तेज निकला। प्यार भी करवाया भाड़े पे, दिल भी आया तो भाड़े वाली पे, और जिंदगी भी छीनी तो अपने ही दोस्त ने। भाई, मैंने ये सब सिर्फ तेरी भलाई के लिए किया था, ताकि तू गम से उभर पाए। तुझे मेरी इतनी फिक्र होती तो शायद तू स्वाति को मेरी लाइफ में नहीं लाता। इस बात को काफी समय बीत जाता है। एक रोज अमन कहीं मार्केट से जा रहा था कि तभी उसे एक पार्क में स्वाति के बाहों में बाहें डाले अजय दिखता है, जिसे देखकर अमन हैरान रह जाता है कि उसने जो देखा वो सच भी था या झूठ। तभी अमन अजय को कॉल करता है और कहता है, भाई तू अभी कहाँ है? मैं तो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। कब तक आएगा? पता नहीं यार, समय भी लग सकता है। ये सुनकर अमन समझ जाता है कि अजय ने उसके साथ धोखा किया है, जिसके बाद वो एक रोज अपने दोस्त अजय को अपने घर बुलाता है जब अमन की माँ विमला घर पर नहीं थी, और अमन अजय से कहता है, भाई तू परेशान सा लग रहा है, सब ठीक तो है ना? हाँ बस यूं ही, मैं तो अच्छा हूँ। तभी अमन अपने बाथरूम का गेट खोलता है और अजय से कहता है, कहीं तेरी ये कीमती चीज तो नहीं खो गई थी? अमन के बाथरूम में अजय की गर्लफ्रेंड स्वाति थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह पर भी टेप लगी हुई थी। ये देखकर अजय कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप करके बंद रखेगा? कर लिया, वो भी तेरे सामने ही, देख ले। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अमन स्वाति के हाथ पैर खोलते हुए अजय से कहता है, मैंने इससे सब जान लिया है, अब इसे ले और यहाँ से निकल, दोबारा नजर मत आ जाइयो। अभी तो मैं जा रहा हूँ, तुझे मैं बाद में देखूंगा। अमन को ये समझ आ चुका था कि जिसके गम में वो जी रहा है वो तो खुश है, लेकिन उसकी वजह से उसकी फैमिली परेशान है। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद से सब कुछ सुधर जाता है और अमन भी अब दुनिया की इस रीत को समझ चुका था कि दुनिया सिर्फ मतलबी है। अगर फायदा मिला तो साथ रहेंगे लोग, वरना आपको छोड़कर सब खुश रहेंगे। स्वीटी दिल्ली की रहने वाली एक बहुत ही हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। स्वीटी को खाने में खट्टा बहुत ही पसंद था। वो अक्सर आम पापड़, इमली, कच्चे आम, अमरक ये सब खाया करती थी। वो दिल्ली के एक कॉल सेंटर की कंपनी में जॉब किया करती थी। उसके परिवार में उसके पिता राजू और माँ रज्जो थे। ऐसे ही एक सुबह स्वीटी अपनी एक दोस्त संजू के साथ ऑफिस जा रही होती है। रास्ते में चलते चलते वो इमली खाती है कि तभी उसकी दोस्त उससे कहती है, अरे मैडम, कितना खट्टा खाएगी तू? तुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता क्या? अरे तुझे क्या पता कितना मजा आता है। दूर है, पागल कहीं की। और ऑफिस चल, लेट हो रहा है। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस पहुंचती हैं और स्वीटी को एक विनय नाम के कस्टमर का कॉल आता है। विनय अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर मस्ती में फोन करता है। स्वीटी फोन उठाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग सर, अनुपमा मिक्सर ग्राइंडर में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? ओए होए मैडम जी, कितनी सोहनी आवाज है आपकी। ओहो, दिल को छू गई। तो पूरी रात आपकी आवाज सुनने का ही जी करेगा मेरा तो। सर, अगर आपको कोई शिकायत है तो आप हमें बताएं, हमारे टेक्नीशियन आपकी पूरी सहायता करेंगे। अरे मैडम, दिल की बात ये टेक्नीशियन क्या जाने। हाँ, अगर आप हमारी हेल्प कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होता। कैसा पागल लड़का मिल गया सुबह सुबह। सर, हमारी कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, क्या आप उनकी जानकारी लेना पसंद करेंगे? तो जी, जानकारी तो हम बस आपके बारे में लेना चाहेंगे। आप हमें बस अपना नंबर और पता बता दीजिए। अनुपमा मिक्सर ग्राइंडर में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अरे मैडम, स्वीटी उसका फोन काट देती है। सारे दोस्त विनय पर हंसने लगते हैं। ऐसे ही अगली सुबह
स्वीटी के ऑफिस में विनय फिर से स्वीटी को कॉल करता है। स्वीटी परेशान होकर विनय को अपने पर्सनल नंबर से कॉल करती है और उससे कहती है, विनय बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं ही हूँ। अब मैंने तुम्हें अपने पर्सनल नंबर से कॉल किया है, तुम्हें क्या लगा कॉल सेंटर में बैठी हूँ तो इसका मतलब तुम कुछ भी बोलते रहोगे? हाँ, और अगर फिर से कॉल किया ना तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि 36 तरीके का नाच नाचोगे। हाँ। विनय की बोलती बंद हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय बाद विनय स्वीटी को कॉल करके उससे माफी मांगता है और उसका माफी मांगना स्वीटी को बहुत ही अच्छा लगता है। वक्त बीतता जाता है, धीरे धीरे दोनों अपने फोन पर बात करने लगते हैं और अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। वक्त के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। ऐसे ही विनय अपने पिता अरविंद और अपनी माँ सुगंधा के साथ स्वीटी के घर उसके माता पिता से शादी की बात करने आता है। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद स्वीटी और विनय की शादी हो जाती है। शादी के बाद स्वीटी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है, पर उसकी खट्टा खाने की लत नहीं जाती। उसकी सास सुगंधा ये सब देखकर उस पर शक करने लगती है, जिसके चलते वो उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। और एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू जरा सुन तो, एक बात बता, तुझे तेरे महीने आए हुए कितना टाइम हो गया? माँ जी क्या बताऊँ, मुझे तो 2 महीने से नहीं हुआ। सच में? हाँ जी माँ जी। तेरी शादी को तो बस अभी 1 ही हफ्ता हुआ है, लेकिन तो क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं। अब ये बता, शादी से पहले तो कितने लड़कों से बातचीत किया करती थी? माँ जी सच बोलूं तो आपका बेटा पहला और आखिरी है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन कुछ मेहमान उनके घर पर आने वाले होते हैं। स्वीटी सारा दिन बिना खाए पिए काम करती रहती है। कुछ देर बाद मेहमान घर पर आते हैं। स्वीटी उनको खाना परोसकर वहीं इमली खाने लगती है और अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। सब लोग उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं तो वो होश में आती है। उसकी सास उसको कमरे में भेज देती है और स्वीटी के जाने के बाद सभी मेहमान बातें बनाने लगते हैं। उनमें से एक बोलती है, हाय सुगंधा, इसके चाल चलन तथा नू लाग है, क्या पेटता है। इवे तो नया नया ब्याह होया है इसका, दाढ़ में जरूर कुछ काढ़ा है। स्वीटी की सास उसे आवाज लगाकर नीचे बुलाती है और सबके सामने उससे कहती है, क्यों री, किसका पाप मेरे बेटे के सर मर रही है तू? क्या मतलब है आपका माँ जी? मतलब ये कि तेरी कोख में पल रहा बच्चा किसका है? क्या? और किसने बोल दिया आपको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? अरे कलमोही, ये बाल तेरे माँ बाप ने धूप में सफेद किए होंगे, पर मैंने नहीं। अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी आजकल की लड़कियों को और लड़कों को भी। अरे माँ जी ये क्या बोले जा रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। छी, कैसी है रे तू? ना जाने किसका बाप मेरे बेटे के सर मर रही थी। माँ जी पहले तो ये बताइए कि ये आपको किसने बोला और आपके पास क्या सबूत है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? लो जी, अब इतनी नादान बन रही है। सारा दिन तो खट्टा खाती रहती है और तो 2 महीने से महीना नहीं हुआ तुझे, चक्कर आता है महारानी को। अरे कलमुही, तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? तभी वहाँ विनय आ जाता है और स्वीटी विनय को सारी बात बताती है। ये सुनकर विनय कहता है, अरे ये सब क्या है माँ? अरे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ स्वीटी को, और रही बात प्रेग्नेंट होने की, तो माँ जरूरी नहीं होता कि कोई खट्टा खाए या फिर उसके पीरियड्स ना आए या फिर चक्कर आए तो बस वो माँ ही बनेगी। माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है। खट्टा खाना तो मुझे बचपन से ही पसंद है, और रही बात मेरे पीरियड्स ना आने की, वो मेरे जरूरत से ज्यादा खट्टा खाने की वजह से मुझे इंटरनल इशू हो गया है, जिसकी वजह से मुझे पीरियड्स लेट होते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती ये सब।
माँ स्वीटी सच कह रही है और मुझे इस पर पूरा यकीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। विनय अपनी माँ की गलतफहमी दूर करने के लिए स्वीटी और अपनी माँ दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ स्वीटी का प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है और उसकी सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं। जिसके बाद सुकंदा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके मन से सारी शंकाएं चली जाती हैं और वो स्वीटी के पास जाकर उससे बोलती है, माफ करना बहू, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। अरे माँ जी, जो हुआ उसे भूल जाइए ना और जल्दी घर चलिए। आपको पता भी है पिछले 4 घंटे से मैंने कुछ भी खट्टा नहीं खाया, अब मुझसे और रुका नहीं जा रहा। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर खट्टी मीठी इमली की गोलियां खाती हैं और कुछ ही समय बाद स्वीटी सच में प्रेग्नेंट हो जाती है और अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उसे खट्टा छोड़कर मीठा खाने का मन करने लगता है, जिस वजह से उसकी खट्टा खाने की आदत भी छूट जाती है। थोड़े ही समय बाद वो बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।